Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ही देश भर में 15 प्रदेशों में जो 56 सीटों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा को भारी सफलता मिली। उन्होंने इन प्रकार किसी भी तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, भले ही उसमें दूसरे दल के विधायकों को खरीद फरोख्त भी शामिल है, उसमें उन्होंने कोई भी कोताही नहीं की और डरा धमकाकर या पैसे इसका लेन देन करके उन्होंने मतलब भर के अपने विधायकों को, अपने उम्मीदवार को जिताने में इस्तेमाल किया। जी हाँ, हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी की। यूपी में देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लगा है, जिसमें कि उनके 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो पूर्व आईएएस थे आलोक रंजन जी, उनका राज्यसभा में जाने का रास्ता रोक दिया, या यूँ कहिए कि उनका जो राज्यसभा का सदस्य बनने का सपना था वो तोड़ दिया। और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो 8 विधायक उनमें से तोड़े गए हैं, उनमें से एक ऐसे विधायक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत खास पद पे बैठे थे। इनका नाम 3 बार के विधायक हैं, मनोज पांडे। मनोज पांडे एक ऐसे विधायक थे जो कि अपने इलाके में जिनकी धूम मची रहती थी, और ख़ास तौर से वो अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में रहने वाले लोग का दामन पाक नहीं होता है, ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। और मनोज पांडे ने जितनी लोकप्रियता कमाई, उसी के आधार पर उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए होंगे जिसको लेकर उनके काले पन्ने खुलने का इंतज़ार किया जा रहा था। यानी मनोज पांडे को अपने समर्थन में लाने के लिए उनके ऊपर एक जांच चल रही थी। ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर उन पे इतना दबाव बनाया गया कि अगर आप हमारी साइड में आएंगे तो आप ऐश करेंगे, वरना जेल के रास्ते आपके लिए खुले हैं। और ये बात का खुलासा हुआ है कि मनोज पांडे के ऊपर सीबीआई की एक जांच चल रही थी, जिस पे दबाव बनाया जा रहा था कि या तो जेल जाओ या फिर हमारे गैल आओ। यानी वो इन प्रकार यानी हर साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके मनोज पांडे को अपने पक्ष में लिया गया। इसी तरीके से जितने 7 लोग थे, 7 और अन्य विधायकों को उनको पैकेज ऑफर किया गया। पैकेज ऑफर ये था कि हमारे साथ में आइए तो आपको हम अगले चुनाव में, एमपी के चुनाव में टिकट देंगे। साथ में ऐसे ही एक राकेश पांडे जी हैं, विधायक हैं, उनका बेटा जो रितेश पांडे था, 4 दिन पहले उसको भाजपा ने बसपा से लेते हुए अपने पार्टी में शामिल करते हुए उनको सांसदी का टिकट कंफर्म कर दिया। इस तरीके से जब बेटा भाजपा के साथ गया तो बाप किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रहता, और उन्होंने भी पाला बदलते हुए भी अपने को भाजपा समर्पित कर दिया, यानी हाथ में कमल पकड़ लिया। अब उन्होंने उनके साथ ही कम से कम अभय प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल जैसे विधायक हैं, जिन्होंने मौके की नज़ाकत देखकर चौका मार दिया और समाजवादी पार्टी से निकलकर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। क्योंकि कोई भी राजनेता ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल पाक साफ है। किसी ना किसी के कहीं ना कहीं कोई काले पन्ने रहते हैं जिसको सत्ताधारी दल इस्तेमाल कर सकता है। यानी केंद्र में बैठी सरकार किसी को भी नोटिस थमा सकती है, जैसे कि अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। कल चुनाव खत्म हुए और अगले दिन ही सीबीआई की तरफ से एक नोटिस अखिलेश यादव को आ गया। उस नोटिस के बारे में ये जानकारी है कि जब 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस समय खनन विभाग का कुछ विवाद उठा था, ये उसमें घोटाले का नाम आया था, और इत्तेफाक से उस समय अखिलेश यादव खनन विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इस बात को लेकर तूल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने एक नोटिस अखिलेश यादव को थमा दिया कि 28 तारीख को नोटिस दिया, 29 तारीख को आप सीबीआई के सामने
पेश हुई है। ये होता है सत्ता का प्रभाव कि उत्तर प्रदेश में हमारे आड़े कोई आएगा तो हम उसको ज़मींदोज़ कर देंगे। यानी अखिलेश यादव अगर बीजेपी के आड़े में आएंगे तो उनके सारे नेताओं को जेल भेजना, उनको खुद को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसी तरीके से उन्होंने यूपी में अपना चौथा कैंडिडेट भी जिता लिया, जबकि उनके 7 कैंडिडेट पहले से थे, और 8वां उन्होंने ज़बरदस्ती यानी धमका कर, डरा कर अपने चौथे राज्यसभा सदस्य को जिता दिया, जिसका नाम है संजय सेठ। संजय सेठ पूर्व समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी मौका देखकर चौका मारा और 2019 के चुनाव के पहले वो पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। आज इस बार बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया है। दोस्तों, बीजेपी की जो मंशा है कि वो कहती है कि केवल देश में एक ही पार्टी का राज चलेगा। दूसरे राज्यों में अगर गैर बीजेपी की सरकार बनी तो उसको जीने नहीं देंगे, जैसे कि हिमाचल में किया गया है। हिमाचल में उनके पास कोई नंबर ही नहीं था, 25 विधायक थे केवल, 25 विधायकों में, और कांग्रेस के पास 40 विधायक थे। वहाँ पे भी ऑपरेशन कमल खिलाने की पूरी कोशिश की गई। ये हालात है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरकार बनने के साथ ही लोक हितकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना शुरू किया, ओल्ड पेंशन को लागू किया, और इसके अलावा बहुत सारी जो चुनावी वादे थे उनको पूरा किया। लेकिन बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई हमारे केंद्र में रहते हुए हमारे कोई प्रदेश सरकार कैसे सुचारू रूप से चल सके। यही वजह है कि उन्होंने 4 दिन 1 हफ्ते पहले से ही कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने फोड़ने की जो नीति थी उसके तहत 6 विधायकों को अपने साथ लिया। इसके अलावा उन्होंने 3 और निर्दलीय विधायक थे, इनको अपने फेवर में करते हुए ये कोशिश की, और अपने जो वहाँ पर राज्यसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी वो केवल जोड़ गुणा गणित डरा धमका कर जो विधायकों को अपने पाले में किया, और वहाँ पर पूर्व कांग्रेसी नेता हर्ष महाजन को अपना कैंडिडेट बना दिया, और उसको धमका कर, बहला कर, धमका कर, पैसे देकर या कुछ भी ऑफर करके उनको 6 विधायकों का अपने उम्मीदवार के लिए इंतजाम किया। उसके साथ 3 निर्दलीय विधायकों को भी अपने पाले में लिया। अब हालात ये हैं कि वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अब उनकी सरकार को भी संकट आ गया। जैसा कि बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि उनकी सरकार को पूरा बहुमत है। आज उनका बजट भी पास हुआ और इस बात को लेकर वो इतने ज़्यादा आश्वस्त हैं कि फ्लोर पे वो अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे। इसी हालात ऐसे हैं कि बीजेपी किसी भी ऐसे प्रदेश में सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है जहां पर गैर बीजेपी की कांग्रेस सरकार हो। जैसे कि बंगाल में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन वहां पर ईडी और सीबीआई के जो नोटिसेज हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास आते जाते रहते हैं। उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, एनसीपी के जितने शरद पवार गुट के जितने नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई सम्मन भेजती रहती है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देख लीजिए जो शिवसेना के हैं, शिवसेना तो सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग के बल पर इन्होंने एनसीपी और शिवसेना को बर्बाद कर दिया। यानी उन्हीं के नेताओं द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया उसमें बीजेपी की पूरी भूमिका रही। तो इस तरीके से ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी चाहती है कि या तो हमारे साथ खड़े होइए या हमारे विरोध में होंगे तो आपके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। इधर आपने विरोध किया, उधर आपके घर पे नोटिस पहुंच जाएगा। दोस्तों, बीजेपी
दोस्तों, बीजेपी का दावा है कि अल्पमत में है सरकार हिमाचल में, यानी सीएम सुक्खू की सरकार अल्पमत में है, उसको गिर जाना चाहिए, जैसा कि बीजेपी के नेता डिबेट्स में या बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये है कि उनके पास तो केवल 25 विधायक हैं और उनके पास 34 विधायक हैं। सुक्खू के फेवर में 34 विधायक हैं, उनको केवल एक विधायक की ज़रूरत है। और सुक्खू ने साफ साफ ये भी कहा है कि कांग्रेस के हमारे 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा है, तो उनके 1 दर्जन विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो कि भाजपा छोड़ के वो अब कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो काम चल रहा है, जो परंपरा चल रही है या रिवाज शुरू हो गया है कि मौका पाते ही लोग पाला बदलने लगते हैं, पार्टियां बदलने लगते हैं और अपने आप को बेचने को तैयार हो जाते हैं, जीत कर आते हैं किसी और पार्टी के साथ, और जब मौका निकल जाता है तो चले जाते हैं अपने आप को बेचते हुए दूसरे की पार्टी के पास। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा उस जनता के साथ धोखा है जिसका वोट लेकर वो विधानसभा या लोकसभा पहुंचते हैं और सिर्फ स्वार्थ के लालच में वो अपने आप को बेच देते हैं, जनता को बेच देते हैं।